हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि मैं हर दिन एक मॉडल सेट का 150 प्रश्नों का व्याख्या करूँगी। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी मॉडल सेट 20 के 150 प्रश्नों के बारे में। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित भारतीय व्यक्तित्व में से किसे युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। तो जिसे हम लोग युवा तुर्क के नाम से जानते हैं वो है चंद्रशेखर। यानी कि चंद्रशेखर भारत के संसद के निचले सदन लोकसभा के सदस्य थे और वह भारत गणराज्य के 9वें प्रधानमंत्री थे। और उन्होंने समाजवादी जनता पार्टी, राष्ट्रीय सोशलिस्ट पीपुल्स पार्टी नेशनल का नेतृत्व किया। और उन्होंने युवा तुर्क मतलब चंद्रशेखर को युवा तुर्क के भी नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में बदलदार मांग वक्र होता है। तो अल्पाधिकार। मैं आपको बता दूं कि अल्पाधिकार, ठीक है, अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें कुछ उत्पादक का नियंत्रण रहता है और बलदार मांग वक्र की अवधारणा के प्रतिपादक बोल्शेविजी, ठीक है, सीवीजी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो जो इसमें जोड़ा सही नहीं है वो तृतीय योजना, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 तक थी। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, बुनियादी उद्योगों का विस्तार करना और कृषि और उद्योगों का संतुलित विकास, आय एवं संपत्ति के वितरण में समानता लाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है, मनरेगा कप किस खेल से संबंधित है। यानी मनरेगा कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो ये फुटबॉल से संबंधित है। यानी मैं आपको बता दूं कि मनरेगा कप स्वतंत्रता दिवस के सम्मान करने के लिए एक मलेशिया में आयोजित एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। और स्वतंत्रता के लिए मल्ल शब्द के बाद प्रतिस्पर्धा का नाम रखा गया। और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल यानी टूर्नामेंट है एशिया में 1957 से ही फुटबॉल खेलने वाले राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा करने के लिए आमंत्रित किया जाता था। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है। तो यह है केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। ये केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम जो है ये अपना साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अपना अधिकार रखता है। अगला है, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है। तो ये जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद वृद्धि, छुट्टियां आदि के बारे में राज्यपाल को उच्च न्यायालय के परामर्श में कार्य करना होता है, ठीक है। अगला है, दिनार कहाँ की मृदा है, ठीक है, मुद्रा है। दिनार कहाँ की मुद्रा है। तो मैं आपको बता दूं कि दिनार जो है वो इराक की मृदा है। यानी कि दिनार इराक की मुद्रा है और यह सेंट्रल बैंक ऑफ इराक द्वारा जारी किया जाता है, जिसे 1000 फिल्स में उप विभाजित किया जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इराक पर ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित हो जाने के कारण यहाँ आधिकारिक के रूप में भारतीय रुपया प्रचलन में था। और वर्ष 1932 में इसके स्थान पर दिनार देश में प्रचलित किया गया, ठीक है। अगला है, किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। यानी किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है तो वो है शोषण पर नियंत्रण। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 द्वारा राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए उपयुक्त सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है, ठीक है। अगला है, उस नदी का नाम बताएं जो पश्चिमी घाटी से शुरू नहीं होती है। तो जो नहीं होती वो है बराक, ठीक है, बराक। यानी कि दक्षिणी भारत की 3 प्रमुख नदियों कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है। और बराक नदी दक्षिणी असम क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है जो कि मेघना नदी, ठीक है, तंत्र का भाग है। और बैगाई नदी भी पश्चिमी घाट से ही मैदूर, ठीक है, के समीप निकलती है। कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में, इसका कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपति के नाम क्रमानुसार लिखे। यानी फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, जिस्टस हिदायतुल्लाह, एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसमें जो है वो है BCAD, यानी कि जाकिर हुसैन, फिर जस्टिस
अतातुल्लाह और उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद और उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना है कालानुक्रम सही है, यानी कालानुक्रम जो सही है, जो घटना है उसे हमें चुनना है। तो जो इसमें सही है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। यानी मैं आपको बता दूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और कैबिनेट मिशन 1946, ये तीनों जो है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ये तीनों जो है घटनाएं क्रमानुक्रम सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो धर्मपाल ने की थी, यानी कि पाल वंश के राजा धर्मपाल 1783 से 820 ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो जिसकी जानकारी ने वो कृषि थी, यानी ऋग वैदिक आर्य खाना बदोश थे और उनके आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार पशुपालन था। पशुओं को सर्वमुख स्थान गाय का था। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यानी पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसलास। ठीक है, इसमें हमें सही चुनना है। तो जो इसमें सही है यानी वो है 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2, ए का 3, ठीक है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ठीक है। अगला है, अबुल फजल ने लिखा, अबुल फजल ने अकबर नाम लिखा। ठीक है, यानी कि अबुल फजल की कृतियां अकबरनामा, आइन ए अकबरी और अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 का भारत में संविधान लागू हुआ और तब से यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी हम लोग बचपन से 26 जनवरी और 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, और इस साल हर साल मनाए जाते हैं। अपने स्कूल में हर सरकारी स्थानों पर ये जो है वो मनाया जाता है। और 1950 से पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था और 26 जनवरी 1949 संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अपनाया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किए जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है? तो जो बाधा डालता है वो है लकड़ी काटना, यानी कि लकड़ी काटने की पारिस्थितिक संतुलन में बाधा पहुंचता है, क्योंकि इससे पेड़ों की संख्या कम होती है। अगर हम लोग देखते हैं कि लकड़ी कटता है, यानी कि एक लकड़ी काटना है मतलब एक पेड़ को काटना, और एक पेड़ कट जाता है तो क्या होता है? पेड़ों की में कमी आने लगती है। अगला है, हर्ष छीना में मोघा मोर्चा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी हमारा 2 कथन है। पहला है, यह एक किसान विद्रोह था जो जून 1946 में नहरों के निकासों का पुनर्निर्माण करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। और दूसरा है, इस अभियान को किसानों के सिंचाई के पानी की आपूर्ति रोकने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। और यहाँ पर जो सही है, दोनों कथनों में से हमें सही को चुनना है। तो इसमें जो है वो 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला है, भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा संलग्न है? ठीक है, तो जो 9, यानी कि मैं आपको बता दूं कि भारत के 9 राज्य यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में समुद्र तट रेखा है। इन 9 राज्यों में समुद्र के तट रेखा है। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? तो जो वो है रेड क्लिफ लाइन, यानी कि रेड क्लिफ लाइन के द्वारा सीमा कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ के भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सीमांकन 17 अगस्त 1947। ठीक है, 17 अगस्त 1947 में ये जो है वो सीमांकन किया गया था। अगला, भारत में 1 रुपया का नोट और सिक्का एवं 50 पैसा का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था? यानी भारत में 1 रुपया का नोट और सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जो है वो जारी किया गया था?
तो मैं आपको बता दूं कि वो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया था। भारत में 1 रुपया का नोट और सिक्का तथा उसमें कम मूल के समूह संगी सिक्के सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और सभी मूल वर्ग के सिक्के को डालने के एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है। और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास निम्न रुपए के मूल्यों के बैंक नोट जारी करने का अधिकार है, यानी 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, यानी इस तरह से जो है वो 10,000 तक के जो है वो जारी करने का अधिकार है। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे, यानी भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम INS सिंधु रक्षक पर 13 फरवरी 2006 को यात्रा की थी। ठीक है, मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर दूं कि एपीजे अब्दुल कलाम ने INS, ठीक है, सिंधु रक्षक पर 13 फरवरी, ठीक है, 13 फरवरी 2006 में इस पर 2006 को यात्रा की थी। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा, यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी SDAC या श्रीहरिकोटा रेंज, ठीक है, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में स्थित है और यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संचालित एक रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र लॉन्च सेंटर है। और वर्ष 2002 में श्रीहरिकोटा रेंज का नाम बदलकर इसे पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर रख दिया गया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है IIFA का पूरा अर्थ है, यानी IIFA का पूरा अर्थ है, तो इसका पूरा अर्थ है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, यानी कि IIAF का अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी है। और प्रत्येक वर्ष IIF अवार्ड्स बॉलीवुड में कलाकारों के कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता दोनों को समान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2002 में यह स्थापित हुआ और यह पुरस्कार समारोह हर साल दुनिया भर के विभिन्न देशों में आयोजित किया जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है वो अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की राजनीतिक आत्मकथा, और जिसमें लेखक के परिप्रेक्ष्य से भारत विभाजन का उल्लेख किया गया। और जब भारत स्वतंत्र हो गया तब स्वतंत्रता पर उनके विचारों में, उनके व्यक्तित्व में अनुभव शामिल हुआ। और किताब एक आत्मकथा विवरण है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं पर प्रकाश डालती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि ये आसाम, ठीक है, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है और ये एक श्रृंगी राइनो के लिए प्रसिद्ध है। लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को नामित किया जाता है और निम्न में से किस समुदाय के सदस्य के रूप में, यानी कि मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में उचित जो प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को नामित किया जाता है तो निम्न में से किस समुदाय के सदस्य के रूप में? तो ये जो है वो एंग्लो इंडियन, ठीक है, यानी मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 सदस्यों का लोकसभा सदस्य के रूप में नामित कर सकते हैं। अगर उनकी राय में इस समुदाय में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है तो उसे संविधान के अनुच्छेद 366 के अनुसार एंग्लो इंडियन वे लोग हैं जिनके पिता या परंपरा से कोई पुरुष जनक यूरोपीय उद्भव के हैं और मतलब हैं या थे और जो भारत में निवास करते हैं। संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, जिसे क्या कहा जाता है? यानी संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्न पूछने के लिए रहता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं। यानी दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ को 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं और इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचन प्रत्यालोचन का समय मिलता है, ठीक है।
अगला है 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा करने वाला अब्दुल लतीफ कहाँ का रहने वाला था। तो ये जो है वो ईरान के रहने वाला था। यानी मैं आपको बता दूं कि अब्दुल तलीफ ने 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा की थी और ईरान का निवासी था। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, यानी काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है असम में। यानी कि असम काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क, मध्य प्रदेश पन्ना, सतपुड़ा, पेंच, बांधवगढ़ तथा कान्हा राष्ट्रीय पार्क, और मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में सिरही तथा केबुल लमजावे राष्ट्रीय पार्क, इन, ठीक है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। यानी मैं आपको बता दूं कि प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए सकारात्मक पर्यावरणीय कार्रवाई करने हेतु वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चलाया जाता है और 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। तो जो विजय प्राप्त की वो है राजेंद्र एक। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि चोल राजा राजेंद्र, ठीक है, राजेंद्र एक 1012 और 144 ईस्वी कदाराम तथा मल्ल प्रायद्वीप बहुत से स्थानों पर विजय, ठीक है, विजय का पताका फहराया। मतलब ये जो थे राजेंद्र वन जो थे वो 1012 से 144 ईस्वी तक कदाराम तथा मल्ल प्रायद्वीप में बहुत से स्थानों पर क्या विजय का जो है पताका यानी कि विजय का झंडा लहराया। बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं। तो जो कुलपति होते हैं वो है पटना उच्च न्यायालय, ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यानी कि बिहार स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो जो इसके अध्यक्ष थे वो है BR अम्बेडकर। ठीक है, यानी कि मैं आपको बता दूं कि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के अध्यक्षता को एक मसौदा समिति की स्थापना की और बाबा अम्बेडकर ने भारत के लिए एक ड्राफ्ट और संविधान तैयार किया और समिति के अन्य सदस्य थे N गोपाल स्वामी, अंकर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के नाम KM मुंशी, SM सादुल्लाह, N माधव रॉय, BL मीटर की जगह और TT कृष्णमाचार्य, ठीक है, DP खेतान की जगह 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। राज्य सरकार द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रवर्तन की स्थिति के भारत के नागरिक इसके विरुद्ध कहाँ अपील कर सकते हैं। तो ये अपील कर सकते हैं उपयुक्त में से कहीं भी नहीं, यानी कोई भी नहीं, यानी ना उच्च न्यायालय में कर सकते हैं अपील कर सकते हैं, ना सर्वोच्च न्यायालय में, ना जिला न्यायालय, ये कहीं भी जो है वो अपील नहीं कर सकते हैं। जॉन, ठीक है, जॉन मत के अनुसार जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग जो है वो निग्रंथ कहते हैं। यानी मैं आपको बता दूं कि जैन मत के अनुसार निर्वाण प्राप्त करने के वाले को निग्रंथ कहते हैं। जैन धर्म की स्थापना वर्धमान महावीर ने की थी, ठीक है, और जैन धर्म का त्रिरत्न सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण, ठीक है, ये जो था वो इसका जैन धर्म का त्रिरत्न था। निम्नलिखित किस स्थान पर नवप्रस्तर युग और ताम्रप्रस्तर युग के अनेक अवशेष उल्लंघन में प्राप्त हुए हैं। तो जो प्राप्त हुए हैं वो है चिरांद, यानी कि बिहार के सारण जिला स्थित चिरांद गांव में नवप्रस्तर युग के ताम्रप्रस्तर युग के अनेक अवशेष उल्लंघन में प्राप्त हुए हैं और इनमें पत्थर के औजार और हथियार, मिट्टी और हड्डी से बने हुए सामान और बर्तन, जो कि इस क्षेत्र में आदि मानव की गतिविधियों का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करता है। अजमेर का नाम सूफी संत के साथ जुड़ा हुआ है, यानी अजमेर का नाम जो है वो सूफी संत के किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो है वो जुड़ा हुआ है
मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो राजस्थान में स्थित अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम में संबंध है। निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है? तो जिन्हें सफ़ेद वो है वी क्यूरियन, यानी वी क्यूरियन जो है वो वर्गीज क्यूरियन के भारत में सफ़ेद क्रांति जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? तो जो सबसे चमकदार ग्रह है वो है शुक्र, यानी कि शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है और इसका व्यास है 12,012, ठीक है, 12 किलोमीटर है। और इसमें सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है, यानी इसे जो है वो सुबह या शाम का तारा भी कहा जाता है। बिहार के किस भाग की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? तो बिहार की जो वो है उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग, यानी पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय पर्वत उत्थान के भूगर्भीय क्रम में जुड़े शिवालिक श्रृंखला का पहाड़ी क्षेत्र है और इन्हें स्वभावतः उप हिमालय के शिवालिक युग का प्रतिनिधि माना गया और स्थानीय ऊंचाई तथा पहाड़ी श्रृंखलाओं के विनाश के आधार पर इसके तीन उप विभागों की पहचान की गई है, जो कि निम्नतः रामनगर दूरभाग, हाराघाटी क्षेत्र और सोमेश्वर श्रेणी। दक्षिण में 152.4 मीटर की ऊंचाई, ठीक है, ये जो है वो दक्षिण में 152.4 मीटर की ऊंचाई पर सोमेश्वर श्रृंखला की अधिकतम ऊंचाई उत्तर में 609.3 मीटर की बताई जाती है, जबकि इस श्रृंखला पर निर्मित सोमेश्वर किले की समुद्र तल से ऊंचाई 889.4 मीटर की है, ठीक है। सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ना विधानसभा कर के सदस्य करते हैं, ना राज्य स्टेट असेंबली के अध्यक्ष करते हैं, ना जिला परिषद के सदस्य करते हैं। तो मैं आपको विधानसभा सरकार के विभिन्न विभागों का कार्यकलापों का अनुमोदन करता है, ठीक है, इसमें से कोई नहीं करता है, यानी मैं ये जो तीनों है इसमें से कोई इसका जो है अनुमोदन नहीं करता है। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? हेलसिंकी जो है वो किसकी राजधानी है? तो मैं आपको बता दूं कि इसकी राजधानी जो है फिनलैंड, यानी कि फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और नॉर्थ स्वीडन और तथा डेनमार्क यूरोपीय देशों का नाम है। और मैं उम्मीद करती हूँ, मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ कि मैं जो बता रही हूँ, जो समझा रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का मेरा पढ़ाया हुआ है, मैं जो बता रही हूँ, जो समझा रही हूँ, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? तो जिसमें कर्मकांड और बलि का जो वर्णन है वो है यजुर्वेद, ठीक है। अगला है, देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? तो जो किस राज्य में हुआ? तो हुआ बिहार राज्य में। मतलब मैं आपको बता दूं कि बिहार में 1 अक्टूबर 1967 को देश में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश टी.एल. वेंकटरमण अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और इस आयोग ने राज्य के 6 बड़े नेता के.बी. सहाय, महेश प्रसाद सिन्हा, राम लखन सिंह यादव, राघवेंद्र नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह एवं अंबिका शरण सिंह का भ्रष्टाचार का आरोप सही पाया गया। यानी कि ये जो लोग थे, 6 लोग जो थे, इनका जो भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा था वो बिल्कुल सही पाया गया था। और बिहार में 1 अक्टूबर 1967 के देश में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय का जो है वो अध्यक्षता का आयोग की गठन किया गया था। अगला है, बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण था? तो जो महत्वपूर्ण था वो प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में, यानी नालंदा में स्थित बिहार शरीफ प्राचीन काल से ही एक धार्मिक दृष्टि में महत्वपूर्ण रहा और पाल शासक धर्मपाल के शासन काल में ओदंतपुरी महाविहार बनवाया गया था और 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने
खिजली ने इस महाविहार को नष्ट कर दिया और तुर्कों के शासनकाल में यह एक प्रांतीय प्रशासनिक मुख्यालय रहा और इसी बिहार शरीफ को मखदूम साहेब की दरगाह और मलिक इब्राहिम का मकबरा भी कहा है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो है कैस्पियन सागर, यानी कि कैस्पियन सागर जो है ये जो है 3,94,299 वर्ग किलोमीटर है और लेक विक्टोरिया तजनिया उंगरा जो है 69,485 वर्ग किलोमीटर है। लोक सुप्रियर जो है, यानी यहाँ पर जो सारा मैं जो तीनों का बता रही हूँ, लेकिन इसमें जो कैस्पियन सागर जो है वो सबसे विश्व के सबसे बड़ी झील है, जो कि टोटल 3,94,299 वर्ग किलोमीटर तक है। ठीक है, अगला है ड्यूरंट लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? तो जो सीमा रेखा है वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी कि 2640, ठीक है, 2640 वर्ग किलोमीटर लंबी ड्यूरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की संयुक्त सीमा रेखा है। संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो है लोकसभा के स्पीकर, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं और संयुक्त बैठक एक असाधारण प्रक्रिया है जो संविधान द्वारा विधायक के पारित होने पर दोनों सदनों के बीच एक गतिरोध को हल करने के लिए बुलाई जाती है और इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलवाया जाता है। अब जो हमारा है वो है समान ज्ञान और गणित के बारे में हमें जानना है। तो हमारा जो समान ज्ञान और गणित से जो पहला सवाल है वो है पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। तो जो न चिपकने का कारण है वो है पृष्ठ तनाव, यानी मैं आपको बता दूं कि मतलब इसका जो है पानी के बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर चिपकने का कारण पृष्ठ तनाव होता है, जिसके वजह से जो है वो नहीं चिपकता है। अगला है सोने यानी गोल्ड। ठीक है, रासायनिक संकेत क्या है? तो इसका रासायनिक संकेत जो है, इसका रासायनिक संकेत मैं आपको बता दूं तो वो है AU, यानी कि सोने का रासायनिक संकेत AU है, जो कि लैटिन शब्द यूरुम के से लिया गया और इसका परमाणु संख्या 79 है, परमाणु भार 179 है। प्रकृति में सोना मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है और इसका निष्कर्षण मुख्यतः केलावेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से किया जाता है। अगला है स्थिर वैद्युत अपेक्षापित्र का प्रयोग किससे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो ये जो है वो किसे नियंत्रित करने के लिए? वायु प्रदूषक। तो हमारा अगला प्रश्न है 1 माइक्रोन किसके बराबर है? तो 1 माइक्रोन जो है वो 0.001 मिलीमीटर के बराबर है, यानी कि माइक्रोन अत्यंत छोटी दूरी नापने का एक मात्रक है और इसकी सहायता से जीवाणुओं की आकार व्यक्त करते हैं और इसके ग्रीक भाषा के अक्षर यू या म्यू से निरूपित करते हैं और यह मीटर का 10 लाखवां भाग अर्थात, ठीक है, 10 लाखवां भाग का है। निकट दृष्टि से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो इन्हें जो है निकट दृष्टि से पीड़ित लोगों को जो है उन्हें अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का प्रयोग करने का सलाह दिया जाता है। 1 प्रकाश वर्ष इसकी एक यूनिट है, यानी 1 प्रकाश वर्ष इसकी यूनिट है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो दूरी की यूनिट है, यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है और 1 प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा 1,86,326 मील प्रति सेकंड की गति से 1 वर्ष में तय की जाती है। अगला है किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। तो जो परिवर्तन वो है एक समान, यानी कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान होती है। ठीक है, एक समान की गति को कहा जाता है और इसमें किसी भी समय अंतराल के लिए वस्तु की गति परिवर्तन शून्य होता है और इसका अर्थ है समान गति के मामले में वेग परिवर्तन की दर यानी त्वरण शून्य के बराबर होता है।
रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि तब इससे यानी रात के समय हमें पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। हम अपने घरों में भी सुने हैं कि हमारे बड़े लोग जो है वो अक्सर हमारे घर के लोगों को मना करते हैं कि रात के समय जो है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो ये सलाह क्यों दी जाती है? तो ये सलाह जो है वो दी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, फलस्वरूप सांस में CO2 की अधिक मात्रा का जाने का खतरा होता है, जिसके वजह से हमारे जान जाने की भी खतरा जो है वो थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। इस वजह से हमें रात में पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। लोहे की सतह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो मैं ये जो सवाल है मैं अपने वीडियो में भी आप लोगों को कई बार इससे जुड़े सवालों को बताई हूँ। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मॉडल सेट 1 से लेकर 19 तक के वीडियो को देखेंगे तो उन्हें ये सवाल जो है वो समझ जाएंगे कि वो क्या प्रक्रिया अपनाया जाता है। लेकिन मैं फिर से एक बार बता दूं कि लोहे की सतह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो है गैल्वेनाइजिंग। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो सबसे आवश्यक जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी की सतह से पुनः विकिरित होने वाला ऊष्मा से अतिरिक्त सूर्य से विकिरित होने वाली ऊष्मा को अवशोषित करती है। यह न केवल सौर विकिरण को बनाए रखती है बल्कि सतह द्वारा विकिरित तापीय और रक्त ऊर्जा को अवशोषित करती है। यह ऊर्जा वर्णक्रम जो अन्य गैसों में नहीं होती है, एक भाग के रूप में तरंग दैर्घ्य के साथ तापीय और रक्त ऊर्जा को अवशोषित करती है। और यह माना जाता है कि इसमें लगभग 4.7 बिलियन वर्ष में अपने इतिहास में पृथ्वी में तापमान को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पलाई एस वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो जो उत्पन्न होता है थर्मल पावर प्लांट, यानी कि थर्मल पावर प्लांट संयंत्र के द्वारा उत्पन्न वातावरणीय प्रदूषक को पलाई, ठीक है, फ्लाई एस कहते हैं। फोटोक्रोमेटिक यानी रंगीन फोटो कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? तो ये जो है वो रजत क्लोराइड, यानी कि रजत क्लोराइड की उपस्थिति के कारण फोटोक्रोमेटिक कांच को काला रंग होने का गुणधर्म होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइडल विलयन का उदाहरण है? तो जो कोलाइडल विलयन का उदाहरण है वो है पनीर, यानी कि कोलाइड दो पदार्थों का विषमांग मिश्रण होता है और कोलाइडल विलयन गैस, द्रव तथा ठोस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पनीर द्रव का ठोस में कोलाइडल विलयन का उदाहरण है। कोलाइडल विलयन कभी कभी कोलाइडल निलंबन के रूप में भी पहचाना जाता है और एक मिश्रण होता है जिसमें पदार्थ द्रव में निलंबित होते हैं। ठीक है, किसी तत्व में समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी विभिन्न अलग संख्याओं की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये जो है वो न्यूटन, यानी कि किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर न्यूट्रॉन की विभिन्न संख्याओं की उपस्थिति के कारण होता है। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है, यानी मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में जो हार्मोन उपयुक्त हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, यानी कि महिलाओं को प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का गर्भ निरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और गर्भ निरोधक गोलियां महिलाओं के लिए रोज खाने वाली गोलियां जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन होते हैं और गोलियों में सेवन करने से महिला का गर्भ से बची रहती हैं। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो ब्रेड बनाने के लिए जो आवश्यक घटक है वो है मैदा और खमीर, यानी कि ब्रेड बनाने के लिए नमक, वसा, खमीर, बेकिंग सोडा इत्यादि की जागरूकता पड़ती है। और ब्रेड बनाने में खमीर की विशेष भूमिका होती है, यानी कार्बनिक पदार्थों में विशेष स्टार्च और स्क्राउ में ईस्ट के किण्वन होता है और ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के साथ साथ उनसे एंजाइम बनाते हैं और ये एंजाइम डायस्टेस और जाइमेस का जो है वो डायस्टेस स्टार्च के विघटित करता है। अगला है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो नाइट्रोजन जो है वो किसका अनिवार्य घटक होता है? तो ये होता है प्रोटीन, यानी कि
नाइट्रोजन सभी प्रोटीन और इस प्रकार सभी जीवित जीवों का एक प्रमुख घटक होता है। और प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। मनुष्य की ध्वनि शोर की सामान्य एवं अधिकतम में सही न्यूनतम सीमा कितनी होती है? तो इसकी जो सीमा होती है वो होती है 60 से 80 डेसिबल। अगला सवाल हमारा है अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है, यानी अनुलेखन का अर्थ जो है वो किसका संश्लेषण है? तो ये जो है वो है डीएनए। यानी कि मैं आपको बता दूं कि अनुलेखन जीन अभिव्यक्ति का पहला चरण होता है जिसमें आरएनए, ठीक है, पॉलीमेरेज नामक एक किण्वक के माध्यम से डीएनए के एक विशेष खंडन को आरएनए में नकल किया जाता है। और अनुलेखन के दौरान ये डीएनए अनुक्रम में आरएनए पॉलीमरेज द्वारा पढ़ा जाता है जिसका माध्यम से एक पूरक और विरोधी समांतर आरएनए स्ट्रैंड की उत्पत्ति की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिषेक जनन की प्रक्रिया से संबंधित है? तो हमारे 3 कथन है। पहला है यह अलैंगिक जनन एक प्राकृतिक रूप है जिसमें निषेचन के बिना भ्रूण की वृद्धि और विकास होता है। दूसरा है यह प्रजनन का वह प्रकार है जिसमें किसी नर जीव की शुक्राणु किसी मादा जीव के अंडे को मादा के शरीर के अंदर निषेचित करता है। और तीसरा कथन है यह प्रजनन वह प्रकार है जिसमें किसी नर जीवी का शुक्राणु किसी मादा जीव के अंडे को मादा के शरीर के बाहर निषेचित करता है। तो जो हमारा इसमें कथन सही है वो है केवल एक, यानी कि ये कथन जो है वो सही है। अगला है डीएनए में थाइमिडाइन द्विभाजित संरचना किसके कारण होता है? तो ये जो है वो होता है यूवी किरणें के द्वारा। अगला है सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? तो कौन सा ग्रह कक्षा? वो है शुक्र ग्रह। अगला है निम्न में से किसे सुबह का सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? तो सूर्य के निकटतम जो रहता है शुक्र ग्रह। और निम्न में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है? तो जो सुबह का तारा कहा जाता है उसे शुक्र कहा जाता है। एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? तो जो उपस्थित नहीं होता वो है जीव द्रव तंतु। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्राय क्या कहते हैं? तो इसे जो हम लोग कहते हैं लूपिंग। यानी मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर की एक खासियत यह है कि वह निर्देशों के किसी खंड का निष्पादन अनेक बार कर सकता है और इसे संभव बनाने वाली संरचनाओं को लूपिंग संरचनाएं कहते हैं। और लूपिंग की प्रोग्रामिंग की आत्मा है और यह कुछ कार्यों को क्रम में बार बार करना जब तक कि दी हुई शर्त पूरा होती है, यही लूपिंग कहलाता है। और बिना लूपिंग की कोई प्रोग्रामिंग भाषा से ही नहीं हो सकती है, ठीक है। ये जो है वो एक कंप्यूटर की क्या है खासियत है। तो हमारा अगला सवाल है एक व्यक्ति एक वस्तु 1960 में बेचता है और 4% हानि सहता है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, यहाँ पर क्रय मूल्य तो हम लोग लिखेंगे कि वस्तु के क्रय मूल्य इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे? वस्तु के क्रय मूल्य इक्वल टू 100 गुना विक्रय मूल्य, क्या 100 गुना विक्रय मूल्य बटा 10 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत में, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे? 100 बटा 96 गुना 960, टोटल को गुना भागा करने के बाद जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 1000 रुपये। तो उसका क्रय मूल्य क्या है? 1000। अगला है 1206 के 1/3 134 के कितने प्रतिशत है? तो 1206 का 1/3, ठीक है, 1206 का 1/3 यानी 1/3, ठीक है। अब लिखेंगे 1206 गुना 1/3, ठीक है, टोटल आ गया 402, ठीक है, 402। अब अवशिष्ट प्रतिशत हमें ज्ञात करना, तो हम लोग लिखेंगे 402 बटा 134, 402 बटा 134 गुना 100। अब टोटल हमें इस तरह से इसको गुना भागा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 300, ठीक है। तो इसका 134 का 300% है, ठीक है। यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 90% हो तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कितने प्रतिशत होगी? तो यदि पुरुषों की संख्या इक्वल टू 100 हो, ठीक है, पुरुषों की संख्या 100 हो और स्त्रियों की संख्या 90 हो, ठीक है, स्त्रियों की संख्या 90 हो, तो अवशिष्ट प्रतिशत हम ज्ञात करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि अवशिष्ट प्रतिशत इक्वल टू 100 बटा 90, ठीक है, 100 बटा 90 गुना 100। इस तरह से हम लोग इसको कर देंगे
ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 111%। जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है। 4 वर्ष बाद वह राशि ब्याज सहित 770 हो जाती है। तदनुसार वह राशि कितनी थी? तो वह राशि कितनी थी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यदि मूलधन इक्वल टू x रुपये, ठीक है, क्या मूलधन इक्वल टू x रुपये और साधारण ब्याज इक्वल टू 770 माइनस x, ठीक है, 770 माइनस x रुपये है। अब हम लोग चूंकि लिखेंगे कि मूलधन इक्वल टू, तो मूलधन इक्वल टू ब्याज गुना 100 और समय गुना दर, ठीक है, समय गुना दर, इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं इसको मिटा रही हूँ, पर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे इससे जुड़े कुछ सवाल मिले तो आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कि x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू 770 माइनस x गुना 100 बटा, ठीक है, 4 गुना 10, ठीक है। और मैं उम्मीद कर दूँ मैं जो बता रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे 2x इक्वल टू, ठीक है, 770 माइनस x, ठीक है, गुना 770 माइनस x गुना 5, ठीक है। अब लिखेंगे कि 2x प्लस 5x इक्वल टू 770 गुना 5। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब मैं फिर से इसे मिटा रही हूँ क्योंकि मैं अभी भी मैं बार बार बोलती हूँ कि थोड़ा जगह कम रहता है, इस वजह से मुझे मिटाना पड़ता है, वरना मैं नहीं मिटाती। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे 700x इक्वल टू 770 गुना 5, तो 770 गुना 5 कर देंगे। अब हम लोग लिखेंगे कि x इक्वल टू, ठीक है, 770 गुना 5 बटा 7, ठीक है। अब 700 यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर 770 गुना 5 है, ठीक है, 770 गुना 5 कर देंगे तो हमारा 3850 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि x इक्वल टू 3850 बटा 7। 3800 यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे कितना से, 7 से, तो टोटल कितना आ गया हमारा 550। तो यहाँ पर जो उसकी राशि थी वो 550 थी, ठीक है। अगला है 6400 का 2 वर्षों का 1/2% वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा। तो जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बताई हूँ उसी तरह से ये भी सवाल जो है वो हल होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग बस इसमें चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए होंगे, ठीक है, इस तरह से पूछ रहा है। तो इसमें जो है इसका आंसर होगा 996, ठीक है। और 996 कैसे होगा, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि एक बार आप लोग खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि आप लोग मेरे पढ़ाए हुए, मेरे समझाए हुए कितना मैं जो समझा रही हूँ आप लोग कितना समझ रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी ये हो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगला है उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आयतन 64 घन मीटर है, ठीक है, जिसका 64 घन मीटर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, घन का आयतन क्या होता है, किनारा का क्यूब, ठीक है, यानी 64 घन मीटर। तो हम लोग लिखेंगे कि घन का आयतन इक्वल टू किनारा का क्यूब, ठीक है, किनारा का क्यूब, ठीक है, 64 घन मीटर, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, किनारा इक्वल टू 64 का क्यूब, या अब क्या लिखेंगे हम लोग, किनारा इक्वल टू 64 का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस तरह से हम लोग लिख देंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 6 गुना किनारा का स्क्वायर, ठीक है, किनारा का स्क्वायर, यानी कि 6 गुना 4 गुना 4, यानी कि 96 वर्ग मीटर, ठीक है, 96 वर्ग मीटर। 15% और 5% के दो क्रमिक छूटों के समक्ष एकल छूट ज्ञात करें। एकल छूट हमें क्या करना है, वो ज्ञात करना है। तो एकल छूट जो हमें ज्ञात करना है,
तो यहाँ पर चलिए मैं आपको बता दूं कि एकल समतुल्य बटा, ठीक है, क्या लिखेंगे, एकल समतुल्य बटा इक्वल टू एकल समतुल्य बटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100%, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे, जहाँ x इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर जैसे हम लोग लिखेंगे जहाँ x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू 15% और y इक्वल टू 5%, ठीक है, y इक्वल टू 5%। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 15 प्लस 5, ठीक है, 15 प्लस 5 माइनस 15 गुना 5 बटा 100%। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 माइनस 0.75%, तो टोटल क्या आ गया 19.25%, ठीक है। 1+1/1+1/5 इसका जो है वो क्या, इसके हम व्यंजक यानी कि हम लोग इस लिखेंगे कि 1+1/5, ठीक है, इक्वल टू 1+1 5+1/5, ठीक है, इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1, ठीक है, 1+5/6 इक्वल टू 6+5/6 यानी कि 11/6। दो संख्याओं का लघुत्तम समापर्त 520 है और उनका महत्तम समापर्तक 4 है। यदि उनमें से एक संख्या 52 हो तो दूसरी कितनी है, तो दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या यानी कि महत्तम गुना लघुत्तम, ठीक है। तो 52 गुना दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे, 52 गुना दूसरी संख्या इक्वल टू, अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे कि 52 गुना दूसरी संख्या इक्वल टू 4 गुना 520, ठीक है, 520। और दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 4 गुना 520 बटा 52, 4 गुना 520 बटा 52, तो 4 गुना 520 कर देंगे, ठीक है, क्या हम लोग करेंगे 4 गुना 520, तो क्या आ गया हमारा 2080 बटा 52, तो 2080 बटा 52 को 52 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ गया 40, ठीक है। अगला सवाल हमारा है, यदि 0.42 गुना 10 के इक्वल टू 42 हो तो के का मान कितना है। यहाँ पर के का मान पूछ रहा है कि के का मान कितना है, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर के का जो मान है वो कितना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 0.42 गुना 10 का के इक्वल टू 42, ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 42/100 गुना 42 बट, इसको मैं अच्छे से लिख दूं, 42/100, ठीक है, गुना 100 के, ठीक है, 100 के इक्वल टू 42, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिख दिए। अब हम पर लिखेंगे 100 के इक्वल टू, ठीक है, 100 के इक्वल टू 42 गुना 100 बटा 42 इक्वल टू 101, तो के का मान आ गया 1। 169, 144, 121, 100, 82, 64, 49 के अनुक्रम में अनुपयुक्त संख्या कौन सी है। अनुपयुक्त संख्या जो है वो कौन सी है, तो जैसे कि यहाँ पर 169, तो 169 का कितना करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे यानी 13 गुना 13 तो 169। 144 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे यानी 12 गुना 12 तो 144। 121, तो 121 का 11 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 121, ठीक है। अब 100, तो 100 का कर देंगे 10 का स्क्वायर तो 100 आ जाएगा। अब आया 82, तो 82 का 9 का स्क्वायर कर देंगे, 82 का क्या करेंगे 9 का स्क्वायर तो 9 9 81। 64, तो 64 का 8 का स्क्वायर कर देंगे। 49, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49। तो इसमें अनुपयुक्त संख्या कौन सी है, तो इसमें अनुपयुक्त संख्या जो है वो 82 है, यानी कि ये जो है वो अनुपयुक्त संख्या है। 64 - 36 किसके बराबर है, ठीक है, ब्रैकेट 64 - 36 किसके बराबर है, तो ये जो है इस तरह से हम लोग लिखेंगे
माइनस 36, ठीक है, इक्वल टू 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, ठीक है, ये जो है वो 2 के बराबर है। यदि ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस खाली स्थान प्लस 100 इक्वल टू एक्स, तब एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक्स का मान हमें ज्ञात करना है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 लिख देंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 लिख दिए, ठीक है, लिख दिए। अब प्लस खाली स्थान प्लस 100 लिख दिया, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, तो एक्स का जो मान है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे n, ठीक है, इसके बाद लिखेंगे n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट बटा 2, ठीक है। अब लिख देंगे 100, ठीक है, 100 प्लस 1 ब्रैकेट बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 50 गुना 101, ठीक है, तो आ गया 550। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकते हैं। यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु के प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। तो अनु को जो है प्रति घंटे कितने काम करने होंगे, तो दिन, ठीक है, दिन क्या है, दिन है 18 और 12, ठीक है, और घंटे क्या है 8 घंटे, और उसके बाद x घंटे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 12 बटा 18 इक्वल टू 8 बटा x, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। 12x इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 18 गुना 8, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे x इक्वल टू 18 गुना 8 बटा 12, तो 18 गुना 8 बटा 12 कर देंगे, ठीक है। 18 गुना 8, ठीक है, तो 144, क्या 144 बटा 12, तो 12 घंटे आ गया इसका। एक गांव एक में अनाज का भंडार 21 दिनों तक चलता है, वही भंडार गांव में बी 28 दिनों तक चलता है। तदनुसार यदि दोनों गांवों की वही अनाज दे दिया जाए तो उसका भंडार कितने दिनों तक चल पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एक दिन में दोनों गांवों द्वारा खपत किया गया अनाज, ठीक है, एक दिन में दोनों गांवों में खपत किया गया अनाज इक्वल टू लिख देंगे 1/21 प्लस 1/28 इक्वल टू 4 प्लस 3/84, तो 7/84, तो टोटल 1/12, तो 12 दिन में जो है वो क्या होगा, चल पाएगा। 500 फीट लंबी एक रेलगाड़ी 700 फीट लंबे एक प्लेटफॉर्म में 10 सेकेंड में पार कर लेती है। तदनुसार रेलगाड़ी की गति कितनी है। रेलगाड़ी की गति, तो रेलगाड़ी की गति हम लोग लिखेंगे क्या, तो हम लोग लिखेंगे कि रेलगाड़ी की गति, ठीक है, रेलगाड़ी की गति इक्वल टू रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा पार करने की व्यतीत समय, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। और मैं जो बोल रही हूँ उसे आप लोग नोट कीजिएगा। रेलगाड़ी की गति इक्वल टू रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई और बटा पार करने की व्यतीत समय, यानी कि 500 प्लस 700, ठीक है, बटा 10, ठीक है। तो 500 प्लस 700 टोटल क्या आ गया हमारा 1200 बटा 10, तो 1200 बटा 10 इक्वल टू 120, ठीक है, 120 फीट से, ठीक है, उसकी जो है रेलगाड़ी की गति 120 फीट है। एक समद्विबाही त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 22 है। तदनुसार उस त्रिभुज की परिमाप कितना हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर समद्विबाही त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समद्विबाही त्रिभुज के परिमाप इक्वल टू, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे 15 प्लस 22, ठीक है, 15 प्लस 22 या 15 प्लस 22, ठीक है, यानी कि 52 या 59, ठीक है। एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 63 सेंटीमीटर तो अनुसार उसका परिमाप है, और इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, पाई का मान का जो है वो के अनुसार बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्धवृत्ताकार खिड़की का परिमाप इक्वल टू क्या लिखेंगे, अर्धवृत्ताकार खिड़की का परिमाप इक्वल टू, ठीक है, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r इक्वल टू
आर ब्रैकेट पाई प्लस 2, ठीक है। अब लिखेंगे 63/2, 63/2 और 22/7 प्लस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे लिखेंगे 63/2 गुना 36/7, यानी कि इनको गुना करने के बाद जो हमारा आएगा टोटल आ जाएगा 162 सेंटीमीटर। 162 सेंटीमीटर इसका जो होगा परिमाप होगा। अगला सवाल है 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े तथा 9 मीटर ऊंचे किसी कमरे में रखने योग्य सबसे लंबे खंभे की लंबाई कितनी हो सकती है। तो सबसे लंबे की जो है वो 17 मीटर, यानी इसको आप बहुत इजी है और यहाँ पर सारा दिया हुआ है, ठीक है। मैं एक बार आपको बता दूँ कि इन सब का स्क्वायर करके जो हमारा आ जाएगा 2 से विभाजित कर देंगे तो हमारा 17 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी 12 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस प्लस कर देंगे तो इसको टोटल करने के बाद जो हमारा आ जाएगा वो 17 मीटर आ जाएगा, ठीक है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है और उसके बाद वह वस्तु 342 में बेच दी जाती है, अनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो इस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है। तो यदि वस्तु का अंकित मूल्य इक्वल टू x रुपये, ठीक है, वस्तु के अंकित मूल्य x रुपये हो तो x गुना 76/100 इक्वल टू 342, ठीक है, 342। अब लिखेंगे x इक्वल टू 342 गुना 100/76, तो 342 गुना 100 कर देंगे, क्या 342 गुना 100, तो टोटल क्या आ गया हमारा 34,200, ठीक है। यानी कि x इक्वल टू 34,200। हम लोग इसको मैं मिटा रही हूँ क्योंकि जगह थोड़ा कम है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगी x इक्वल टू 34,200/76। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू, तो पहले हम लोग क्या करेंगे 34,200 को 76 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल हमारा 450 आ गया। अगला है 2 अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में, यदि P का अंक 120 हो तो Q का अंक क्या है। तो Q का अंक हमें ज्ञात करना है, तो Q के हम लोग लिखेंगे कि Q के अंक, ठीक है, क्या लिखेंगे Q के अंक इक्वल टू 5/2 गुना 120, ठीक है, 120 यानी कि 300। Q का अंक 300 है। 2 कारों की गति का अनुपात 5:4 है, तो उनसे समान दूरी दूरी तक जाने में लगने वाले उनके समय का अनुपात कितना होगा। तो उनके समय का अनुपात कितना होगा, तो यहाँ पर जो है समय एवं चाल का वैतुक्रमानुपाती है और अवशिष्ट अनुपात जो इसका हो जाएगा वो होगा 4:5। यदि 20 प्रेक्षणों की x1 और x2 और x20 का औसत y हो तो x1 - 101, x2 - 101 और x3 - 101, तो x20 - 101 का औसत कितना होगा। तो इसका जो औसत होगा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि x1 + x2, ठीक है, खाली स्थान थोड़ा सा, उसके बाद x3 + x3, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब हम लोग इसको x20, 3 नहीं है, x20 है, x20 बटा 20, ठीक है, बटा 20, यानी 101 गुना 20/20, ठीक है, 101 गुना 20/20, तो जो हमारा टोटल आ जाएगा वो y - 101, ठीक है। 27 संख्याओं का औसत 60 है, यदि एक संख्या बदलकर 28 की वजह 82 कर दी जाए तो औसत कितना हो जाएगा। तो संख्याओं का अंतर हम लोग लिखेंगे 82 - 28, क्या लिखेंगे, संख्याओं का अंतर इक्वल टू 82 - 28, ठीक है। तो 82 - 28 कर दिए तो हमारा 54 आ जाएगा, ठीक है। तो संख्याओं का अंतर 82 - 28 कर देंगे तो हमारा टोटल 54 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक है, यहाँ पर 54 जो है संख्याओं का अंतर तो 54 आ गया। अब अवशिष्ट औसत हमें ज्ञात करना है, तो हम लोग लिखेंगे कि अवशिष्ट औसत इक्वल टू 60 + 54/27, तो टोटल हमारा क्या आ गया 62, ठीक है।
अगला है, एक दूधिये ने 70 लीटर दूध 630 रुपये में खरीदा और इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। तत्पश्चात यदि वह उसे 9 रुपये प्रति लीटर की दर पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो उसे जो है वो कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो 75 लीटर दूध प्लस पानी का क्रय मूल्य क्या है? 630 रुपये। ठीक है, तो 75 लीटर दूध प्लस पानी का विक्रय मूल्य मैं जो बोल रही हूँ उसे आप लोग लिखिएगा कि 75, ठीक है, 75 लीटर दूध प्लस पानी का क्रय मूल्य पानी का क्रय मूल्य इक्वल टू 630 रुपया। अब लिखेंगे 75 लीटर, ठीक है, दूध प्लस पानी का विक्रय मूल्य इक्वल टू 630 रुपये। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग लिखेंगे 9 गुना 75, 9 गुना 75 इक्वल टू 675 रुपये। अब लाभ हमें ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे? 675 माइनस 630 इक्वल टू 45 रुपया। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो 45 बटा 630 गुना 100, टोटल हमारा क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर 50 बटा 60, तो 50 बटा 7 का आ जाएगा 7 के 1 बटा 7, यानी कि ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 और 105, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या चुनिए। तो संबंधित अक्षर, आज बीते कल से पहला दिन जनवरी है, मतलब आज बीते कल से पहला दिन जो है वो जनवरी है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर मतलब आज बीता कल, तो बीते का पहला दिन जनवरी, दिसंबर, नवंबर, यानी कि यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवंबर। यानी नवंबर जो है वो बीते, आज बीते कल का पहला दिन जनवरी, तो उसके बाद जो है नवंबर। ठीक है, मनुष्य घर, ठीक है, मनुष्य और घर, तो मनुष्य घर में रहता है उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार हिंसक पशु माद में रहता है। ठीक है, हिंसक पशु माद, ADNQEH। तो जैसा कि मैं आपको फिर से मैं एक बार बोलूँगी कि जिन्होंने अभी तक मेरा पूरा वीडियो नहीं देखा है वो जल्दी से मेरे चैनल पे जाएं और एक मॉडल सेट 1 से लेकर 19 तक के वीडियो को देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह के प्रश्न को कैसे मैं सॉल्व करके बताई। तो ये जो है वो अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार होता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट के यानी AD और NQ। ठीक है, तो AD, तो A के 3 AD जो है तो A पहले अंक पे आता है और D जो है वो BCD, यानी कि 3 अंक के बाद D आता है। ठीक है, तो यानी कि +3 में आता है। ठीक है, NQ, ठीक है, NQ, तो NQ जो है वो NMOPQ, ठीक है, +3 में आता है। उसी प्रकार EH, ठीक है, EH जो है तो E के 3 EFGH, यानी कि 3 अंक के बाद H आता है। NQ को भी मैं आपको बता दूं कि N के 3 अंक के बाद जो है वो Q आता है। ठीक है, +3 अंक के बाद Q आता है, EH। अब जो प्रश्नवाचक चिन्ह के पास जो आएगा वो RU, RU क्यों? क्योंकि RSTU, ठीक है, RSTU यानी 3 अंक के बाद U आता है, तो यहाँ पर क्या होगा? EH, ठीक है, उसके बाद RU। AZBBYCMVN, ठीक है, ये भी जो है अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार है कि कौन सा अंक कितने अंक के आगे पीछे यानी माइनस प्लस में आता है। तो जैसे AZBBYC है, ठीक है, तो जैसे A के बाद B आता है, ठीक है, A के बाद B आता है, उसके बाद Y के बाद Z आता है, तो Y के -1 अंक के पहले जो है वो Z है। ठीक है, और BC, तो ये भी ठीक है, 1 प्लस में है। उसी तरह से MVN है, तो इसी प्रकार से MVN का जो होगा वो होगा NUO। ठीक है, 625, 25 और 225, ठीक है, जो लुप्त जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले 625 है, तो 625 जो है उसका 25 है। ठीक है, तो 225 का क्या होगा? 15 होगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी 7, 8, 4, 18, 2, 3, 9, 13, 5, 6, 8, 13। ठीक है, इस तरह से, तो 4 + 8, ठीक है, 4 + 8 + 7 + 8, ठीक है, 7 + 8 + 4, ठीक है, तो 15 + 4,
-1, ठीक है। 15 + 4 - 1 यानी 19 - 1 = 18। ये हमारा हो गया क्या, पहला कॉलम का। अब रहा दूसरा कॉलम। अब दूसरा कॉलम है तो उसे भी हम लोग इसी तरह से लिखेंगे, 2 + 3 + 9 - 1, ठीक है। तो 5 + 9 - 1 यानी कि 14 - 1 = 13। ये हो गया हमारा दूसरा कॉलम। अब रहा तीसरा कॉलम बचा, तो यहाँ पर तीसरा कॉलम हम लोग लिखेंगे 5 + 6 + 8 - 1। तो 5 6 11 + 8 - 1 यानी कि 11 + 8 हो गया हमारा 11 + 8 यानी 19 - 1 = 18, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 107 और 109 में, यदि किसी निश्चित भाषा में एंट्री को का कोड है 1234 और स्टडी का कोड है 931785, तो दिए गए शब्दों के लिए सही कोड यानी कि टेंट, तो टेंट के लिए सही कोड बताना है हमें। तो यहाँ पर जो है जैसे एंट्री जो है तो 12345 है, ठीक है, और स्टडी जो है 931785 है। तो टेंट जो है 31 27 23 होगा, ठीक है, 31 27 23। नेटनेस, ठीक है, नेटनेस जो है उसका जो हमें क्या करना है, उसका भी कोड चुनना है। तो यहाँ पर इसका होगा 21 73 21 99, 21 73 21 99। इसका है सेडेट, तो इसका जो होगा वो होगा 91 87 31। क्वेश्चन नंबर 110 से 118 के निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न मुझसे चुनिए जो अंत 3 विकल्पों से भिन्न है, यानी लकड़ी, कॉर्क, पत्थर, कागज। तो यहाँ पर पत्थर अन्य तीनों से भिन्न है और कॉर्क एवं कागज लकड़ी या लकड़ी के लुगदी से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो पत्थर इन तीनों से भिन्न है। वर्षा, बादल, धुंध यानी कुहासा और कोहरा, ठीक है। तो वर्षा का अन्य तीनों से भिन्न है, वर्षा जो है वो अन्य तीनों से भिन्न है। बादल, धुंध और कोहरा ये तीनों सेम है, लेकिन वर्षा जो है इसमें भिन्न है। वकील, बढ़ई, चिकित्सक, इंजीनियर, ठीक है। बढ़ई अन्य तीनों से भिन्न है क्योंकि वकील, डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए निश्चित कोर्स पूरा करना होता है, और बढ़ई जो है वो अपना काम कैसे भी कर सकता है, बिना पढ़े भी कर सकता है, पढ़ लिख के भी कर सकता है, लेकिन इसमें जो बढ़ई जो है वो भिन्न है, ठीक है। MNOP, ठीक है, MNO, यहाँ पर वो को छोड़कर अन्य सभी क्या है, व्यंजन है, और वो क्या है, वर्ण है। CFH LOQ KAC KMO, ठीक है। तो CFH जो है तो C के 3 अंक के बाद F आता है, जैसे DEF, ठीक है, तीसरे अंक पे, और F के बाद 2 अंक के बाद H आता है, जैसे FGH, दूसरे अंक पे H आता है। LOQ तो LMNO जैसे 3 अंक के बाद, मतलब अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार। तो KMO, ठीक है, KMO जो है वो इन तीनों से भिन्न है क्योंकि K के 2 अंक के दूसरे अंक पे जो आता है वो M आता है, M के ठीक दूसरे अंक के बाद O आता है। PCAQ LKIN XGEZ DWUF ये भी जो है अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार ही है। तो इसमें जो भिन्न है, इसमें जो भिन्न है वो PCAQ है, ठीक है। 23 37 9 17, तो संख्या 9 एक पूर्ण वर्ग है और अन्य सभी संख्या क्या अभाज्य है। 9 जो है वो पूर्ण रूप से विभाज्य और बाकी संख्या क्या है, अभाज्य है। 92 - 99 38 - 54 58 - 64 89 - 95, तो 99 - 92, ठीक है, 99 - 92 की है तो क्या आ गया 7, ठीक है। 54 - 48 = 6, ठीक है। 64 - 58 = 6, यानी 64 में से 58 को माइनस करेंगे तो उतना है 95 - 89, तो 95 में से 89 को माइनस कर देंगे तो 6, तो 99 - 92 इन तीनों से भिन्न है। 13 - 31 71 - 88 45 - 54 16 - 61। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि संख्या युग्म को चुनना है, तो यहाँ पर 71 में से 88 को छोड़कर सभी अंकों के क्या है विपरीत क्रम में लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर 71 - 88 जो है वो भिन्न है। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखें, यानी प्रमोशन,
तो हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखना है। ठीक, क्रम से रखें। तो है पहला हमारा है प्रीमोनिशन, प्रिल्यूड, प्रेमिस, प्रिलिमिनरी और प्रियम। ठीक है, प्रीमियम। ठीक है, ये हमारा क्या है 5 है और इसे हमें अंग्रेजी भाषा के अनुसार सही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो इसे हम लोग सही क्रम में लिखेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे प्रीलिमिनरी। ठीक है, पहले हम लोग लिखेंगे प्रीलिमिनरी और अगला लिखेंगे प्रिल्यूड, उसके बाद लिखेंगे प्रेमिस। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रीमियम, उसके बाद लिखेंगे प्रीमनिशन। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, यानी कि DBCEA, DBCEA। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा, यानी शब्द, पैराग्राफ, वाक्य, अक्षर। और जो इसे सही क्रम में जो आरोही क्रम में दर्शाएगा तो अक्षर, उसके बाद शब्द, उसके बाद वाक्य, उसके बाद पैराग्राफ। ठीक है, इस तरह से। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2। अगला है तना, फूल, जड़, पत्तियां, फल। तो पहले क्या होता है जड़, उसके बाद तना, उसके बाद पत्तियां, उसके बाद फूल, उसके बाद फल, यानी कि 3 1 4 2 5। अगला है दी गई अक्षर श्रृंखला को खाली स्थानों के क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो ABCA। ठीक है, और जो यहाँ पर खाली स्थान है उसे वहाँ पर सही अक्षर को लिखना है जो इस समूह को पूरा करेगा। तो यहाँ पर AA। ठीक है, उसके बाद BC, तो जो इसे सही पूरा करेगा OAABC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 और 126, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा, JQIRHS। ठीक है, और 2 प्रश्नवाचक है, यहाँ पर सही क्रम को चुनना है। तो JIH। ठीक है, JIH और उसके बाद क्या होगा G। ठीक है, और QRS। ठीक है, QRS तो क्या होगा T, यानी कि GT। अगला है CFL EIKGLJIOI। ठीक है, इसे अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार, तो यहाँ पर जो होगा KRH। ठीक है, KRH। 256 16 4। ठीक है, 256 को अगर 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 16 आ जाएगा। 16 को अगर हम लोग करें 4 से तो 4 आ जाएगा, और 4 को हम लोग कर दे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 होगा। अगला है 1 6 13 22, प्रश्नवाचक चिन्ह और उसके बाद 46। तो 1 + 5 कर देंगे तो 6, 6 + 7 कर देंगे तो 13। ठीक है, 13 + 9 करेंगे तो 22। ठीक है, 13 + 9 करेंगे तो 22, और 22 + 11 कर देंगे, 22 + 11 करेंगे तो आ जाएगा 33, और 33 + 13 कर देंगे तो आ जाएगा 46। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 13। दी गई श्रृंखला, ठीक है, में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 41 41 42 44 48 51 56, जो गलत है उससे हमें ज्ञात करना है। तो इसमें जो गलत है तो 41 है। ठीक है, और 41 + 1 करेंगे तो 42 आ जाएगा। 42 + 2 करेंगे तो 44, 44 + 3 करेंगे तो 47, और 47 + 4 51, और यहाँ पर जो 48 जो है वो यहाँ पर गलत है। ठीक है, ए और बी बच्चे हैं सी के। यदि सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए का क्या संबंध है। तो यहाँ पर सी माता है ए एवं बी की और ए पुत्र है सी का। ठीक है, ए क्या है, पुत्र है। सी और ए क्या संबंध है, तो सी और ए का जो संबंध है वो है माता और पुत्र का। शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष और राकेश 5 मित्र है। शैलेंद्र केशव से छोटा है किंतु राकेश से लंबा है। माधव सबसे लंबा है, आशीष केशव से थोड़ा छोटा और शैलेंद्र से लंबा है। सबसे छोटा कौन है, तो जैसे कि केशव क्या है, केशव से छोटा, राकेश से लंबा है। तो यहाँ पर सबसे छोटा जो है वो है, सबसे छोटा जो है यहाँ पर पूछा है कि सबसे छोटा कौन है, तो है राकेश। अगला सवाल हमारा, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी कि लाफ्टर। ठीक है,
ये शब्द जो है वो किस से का प्रयोग से नहीं बना है, तो ये जो है वो नहीं बना है ग्रीउंड इससे, ठीक है, ग्रीउंड से। कुछ अक्षरों का समूह दिया गया जिनमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें जो उसे अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों के सही क्रम में दिए गए विकल्पों को दर्शाए। ARKHSH, ए पहले स्थान 12 34 5, ठीक है, और इसे हमें सही क्रम में दर्शाना है। तो इसे हम लोग दर्शाएंगे सही क्रम में, तो 54 12 3, यानी कि 5 SH ARK, ठीक है, सार्क। यदि प्रोहाइबिटेशन को, ठीक है, प्रोहाइबिटेशन को कूट भाषा 68 0 32 12 42 05 लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में इनहिबिशन को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसे हम लोग लिखेंगे 25 32 12 42 05। चिन्हों की संख्याओं के किस अदल बदल से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा, तो जो इसका सही हो जाएगा, चिन्ह के अदल बदल से जो सही होगा वो जैसे यहाँ पर है 7 + 2 × 3 × 4 - 1 = 20, ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। अब यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7 × 2 + 3, 7 × 2 + 3 + 4 - 1 = 20, ठीक है। उसके बाद 14 + 3 + 4 - 1 = 20, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम इसको लिखेंगे वो लिखेंगे प्लस और गुना। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी 7 × 8 × 3 यानी 873, 5 × 9 × 4 यानी 954, 2 × 7 × 5, 2 × 7 × 5 तो 725। दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों को सही क्रम समूह चुनिए। यानी 6 15 10 3 12, तो इसे हमें सही क्रम में दर्शाना है। तो 6 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 × 15 भागा, ठीक है, 6 × 15 भागा 10 + 3 = 12, यानी कि गुना भागा प्लस। क्वेश्चन नंबर 136 और 137 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 10 85 8 7 54 7 8 प्रश्नवाचक चिन्ह 9। तो यहाँ पर तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है, तो 10 85 8 7 54 7 और 8 और प्रश्नवाचक चिन्ह उसके बाद 9। तो यहाँ पर हमें जो लुप्त संख्या उसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 × 8, ठीक है, 10 × 8 + 5, यानी कि 10 × 8 80 + 5 = 85 हो गया हमारा पहला कॉलम। अब पहला कॉलम हो गया, अब दूसरा कॉलम क्या है, तो लिखेंगे 7 × 7, ठीक है, 7 × 7 + 5 यानी कि = 7 7 49 + 5 = 54, ये हो गया दूसरा कॉलम। अब तीसरा कॉलम है, तो तीसरा कॉलम में हम लोग लिखेंगे 8 × 9 + 5, 8 9 72 + 5 = 77, जो लुप्त संख्या वो 77। 12 13 16 3 5 6 8 8 प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो इसे हम लोग पहला वाला जो सवाल था वो हम लोग इस तरह से बनाए, लेकिन अभी जो ये वाला सवाल है इसे हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला कॉलम है 12 3 8 288, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12 × 3 × 8 यानी 12 3 36 × 8, तो 36 × 8 करेंगे हम लोग, 36 × 8 कर देंगे तो 288 आ जाएगा। ये पहला कॉलम हो गया। अब दूसरा कॉलम, तो 13 × 5 × 8 यानी 13 × 5 × 8, ठीक है,
तो 65 गुना 8, तो 65 गुना 8 कर देंगे हम लोग, तो 65 गुना 8 करेंगे तो 520। ठीक है, ये हमारा दूसरा कॉलम का हो गया। ये पहला कॉलम है। दूसरा अब रहा हमारा तीसरा कॉलम, यानी 16, 6 और 384। प्रश्नवाचक चिन्ह जो दिख रहा है वहाँ का हमें सही संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे, हम लोग इसको बनाएंगे। 16, 6 और 384 है। ठीक है, 384 है तो हम लोग गुना कर देंगे। 16 गुना 6 गुना प्रश्नवाचक चिन्ह इजकल टू 384। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, इजकल टू 384 बटा 96 आ गया 4। ठीक है, जो लुप्त संख्या है वो है 4। मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर गया, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 मीटर चला और फिर पूरब की ओर मुड़कर 10 मीटर चला और आरंभिक स्थान से किस दिशा की ओर हूँ। ठीक है, तो ये जो है आरंभिक बिंदु से जिस दिशा की ओर है तो ये है उत्तर की ओर। ठीक है, उत्तर की ओर है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पूरब की ओर 400 मीटर चाहता है, वह बाईं ओर मुड़कर 400 मीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 400 मीटर, अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है। वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी मीटर पर है? तो वह जो है अब अपने स्थान से 500 मीटर की दूरी पर है। दो कथनों के आगे दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपके कथनों को सत्य मानकर विचार करना, चाहे वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा यदि कोई हो निश्चित रूप से तो कथनों के आधार पर निकाला जा सकता है। अपना उत्तर निर्दिष्ट करें। तो हमारा कथन है, लाल लेबल कि प्रत्येक बोतल में फलों का जूस है, फलों का जूस पीने के लिए सुरक्षित है। और निष्कर्ष है, लाल लेबल की बोतल की अंतर्वृत्त का पानी सुरक्षित है, हरे लेबल के बोतल से पानी असुरक्षित है। अब इसमें जो हमारा सही निष्कर्ष है, तो सही निष्कर्ष हमारा क्या है? केवल निष्कर्ष 1, यानी कि लाल लेबल की बोतल की अंतर्वस्तु का पानी पीना सुरक्षित है। ठीक है, दो कथनों के आगे 4 निष्कर्ष 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानकर विचार करना चाहिए और सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा यदि कोई हो निश्चित रूप से तो दिए गए कथनों से आधार पर निकला जा सकता है। अपना उत्तर निर्दिष्ट करें, मतलब हमें उत्तर निर्दिष्ट करना है। तो हमारा कथन जो है, सभी कलर टाइपिस्ट हैं और कुछ टाइपिस्ट स्टेनो हैं, और इसके कुछ स्टेनो क्लर्क हैं, कुछ स्टेनो क्लर्क नहीं है। सभी टाइपिस्ट क्लर्क हैं और सभी क्लर्क स्टेनो हैं। ठीक है, अब जो इसमें हमारा सही है तो वो है निष्कर्ष 1 और 2 सब कोई भी लागू नहीं होता है, मतलब निष्कर्ष 1 और 2 जो है वो कोई लागू नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग है। इसके 1 इंच घनों में काटा गया है। कितने घनों के किसी फलक पर कोई रंग नहीं है? तो वो है 8। ठीक है, 6 मित्र A, B, C, D, E और F पूरब की ओर मुंह कर एक पंक्ति में बैठे हैं। C बीच में है A और E के। ठीक है, C जो है और A और E के बीच में, B E के निकटतम दाएं लेकिन D के बाईं ओर है। F दाएं छोर पर नहीं है, A के बाईं ओर कौन है? तो A के बाईं ओर कौन है? तो A के बाईं ओर F है। अगला है, यदि किडजी को एक कूट भाषा में इडजी लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में लाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो उसी प्रकार लाइट को जो है आईलाइट के भाषा में, यानी कि यहाँ पर जो है वो जैसे KEEDGY। ठीक है, तो इसे बदल के जैसे EK, ठीक है, DYG, इस तरह से, उसी तरह से LIGHT है। ठीक है, तो यहाँ पर ILHTG इस तरह से हम लोग लिख दिए। अगला है, कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? तो जो पूरा करेगी वो पैटर्न जो है यहाँ पर आएगी, तो इस आकृति को पूरा कर देगी। अगला, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो इसमें
करे जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, जो प्रश्न चिन्ह जो यहाँ पर दिख रहा है इसके स्थान पर आ सकती है, उसे हमें चुनना है। तो यहाँ पर है 3, 14, 34। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 3 प्लस 14। ठीक है, 3 प्लस 14 तो 2 गुना 17। ठीक है, इक्वल टू 34। पहला कॉलम हो गया। अब रहा दूसरा कॉलम 18, 13, 62। ठीक है, दूसरा कॉलम है, तो इसे हम लोग लिखेंगे 2 गुना 18 प्लस 13। ठीक है, तो 2 गुना 18 प्लस 13 तो इक्वल टू 2 गुना 31। तो क्या आ गया हमारा 62। ये हो गया हमारा दूसरा कॉलम। अब रहा तीसरा कॉलम 27, 98, बीच में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 गुना 27 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो 2 गुना 27 इक्वल टू 98। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 27 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह इक्वल टू 98/2। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह इक्वल टू 49 माइनस 27 इक्वल टू 22। ठीक है, अगला है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो आकृति बनाई गई यहाँ पर हमें देखना है कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज जो हैं वो मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो टोटल त्रिभुज मौजूद हैं वो हैं 29। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया। एक संख्या वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विपरीत फलक की संख्या क्या वो है 6। ठीक है, अगला निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आने वाली आकृति का चयन करें। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह के पास जो आकृति आएगी वो ए वाली आकृति आएगी। ये वाली आकृति यहाँ आएगी तो इस चीज़ को जो श्रृंखला है उसे पूरी कर देगी। अगला है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो जो यहाँ पर आ सकती है तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे 12 गुना 11/4 इक्वल टू 33। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कॉलम। दूसरा कॉलम में है 13 गुना 6/2। ठीक है, इक्वल टू 39, यानी कि गुना करने के बाद इतना इतना से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। दूसरा कॉलम हो गया। अब तीसरा कॉलम है, तो अब तीसरे कॉलम को बनाएंगे। तो तीसरे कॉलम को हम लोग लिखेंगे 14 गुना 5/7 इक्वल टू 10। ठीक है, अगर आप लोग नहीं इसको समझ पा रहे हैं तो चलिए मैं आपको एक बार बता दूं। इसको फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ पहले कॉलम से। ठीक है, तो पहला कॉलम क्या है 12 गुना 11/4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 12 गुना 11 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 132/4। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे 4 से जो है वो डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 33। ठीक है, पहला कॉलम हो गया। अब दूसरा कॉलम है, तो दूसरे कॉलम को लिखेंगे 13 गुना 6/2। तो यहाँ पर 13 गुना 6 तो 13 6 78/2। अब 78 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 39 आ जाएगा। ये हो गया दूसरा कॉलम। ठीक है, अब तीसरा कॉलम, तो यहाँ पर 14 गुना, ठीक है, तीसरा कॉलम 14 गुना 5/7। तो यहाँ पर 14 गुना 14 5 70/7 इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा तीसरा कॉलम। अब रहा चौथा कॉलम। ठीक है, अब रहा चौथा कॉलम, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे 18 गुना 2 बटा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह इक्वल टू 9। ठीक है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह इक्वल टू 18 गुना 2/9। ठीक है, तो 18 गुना 2 यानी कि 18 दूनी का 36/9, 9 चौका 36 यानी कि 4। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के पास जो अंक आएगा वो 4 आएगा। अब वीडियो के अंत में मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर इस वीडियो में मुझसे किसी शब्द के सही उच्चारण करने में या किसी प्रश्न को मैं सही से नहीं समझा पाई हूँ तो उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो भी अभी तक के वीडियो में जितना कुछ भी बताई हूँ समझाई हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे यूट्यूब चैनल को
लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब ज़रूर करें इसलिए ताकि मैं जो भी अपडेट डालूँ, जो भी वीडियो डालूँ, वो आप लोगों तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।